मैत्री बोध परिवार एक सोशियो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जो कार्यरत है मानवीय चेतना के उत्थान के लिए। इसी हेतु से विश्व भर उनके कई प्रयासों से मानवता की सहायता, शांति का अनुभव और जीवन को प्रेममय बनाने में कार्यरत है। आपकी उन्नति के लिए, आपके परिवर्तन के लिए मैत्री बोध परिवार प्रस्तुत करता है मैत्री संगत, दैविकता से मित्रता। कैसा हूं मैं, कैसी हूं मैं, क्या ये प्रश्न आप स्वयं से करते हैं? नहीं ना। इसलिए जब पूछा कि इसका उत्तर कौन दे रहा है, तो सभी ने, ऐसा कोई नहीं था जिसकी आवाज में या उत्तर में पूर्ण आत्मविश्वास हो, है ना। इसलिए कैसा आवाज है आप लोग का? हम। समझ में आ रहा है? तो इसलिए प्रश्न स्वयं से पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? कैसे हैं हम? पूछते हो? नहीं पूछ पाते हैं ना। पूछना चाहिए ना। उत्तर कुछ भी हो सकता है। आज तो आपने मेरे सामने कह दिया आनंदित है, लेकिन जब कभी ऐसे एकांत में रहोगे और ये प्रश्न पूछोगे कि कैसे हैं हम, तो जो भी उत्तर मिलेगा उसके बाद क्या करोगे? लेकिन ये प्रश्न करोगे कब? जरूरत है प्रश्न की, क्योंकि आज हमने कहा इसलिए। तो क्यों करोगे प्रश्न? करोगे ही क्यों? खुद के लिए। लेकिन ये कब पता चला? अभी। और लेकिन मैं रोज तो नहीं रहूंगा ना याद दिलाने के लिए। फिर कैसे करेंगे फिर? मतलब मुझे रोज याद दिलाना पड़ेगा, या तो मुझे ताई को बोलना पड़ेगा, ताई आप रोज सबको व्हाट्सअप करो, गुड मॉर्निंग की जगह पे व्हाट्सअप करो। समझ में आ रहा है आप सभी को? कोई क्यों बताए कि क्या प्रश्न करना है? जीवन किसका है ना। अब जब आप कह रहे हो हमारा, मतलब आपका, अपना, तो आप कह सकते हो कि मेरा। जब जीवन आपका है, तो उस जीवन की देखरेख किस तरह से चल रहा है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। तो इसलिए प्रश्न करना बहुत जरूरी है। और ये प्रश्न सबसे पहले किससे करना चाहिए? खुद से। और जब प्रश्न का उत्तर अगर मिल गया, उसके बाद की जर्नी बहुत जरूरी है ना। आज के सत्र में मैं जितनी भी बातें कहूंगा वो जरूर आप सभी ने सुनी होगी। कुछ नया नहीं जाए, वो समझ में आएगा। ठीक है। तो जब प्रश्न पूछोगे और उसका उत्तर मिलेगा, तो उसके बाद क्या करना है, बड़ा प्रश्न है। कैसे चलेंगे, है ना। किसी ने कहा कि खुश होंगे, या किसी ने कहा कि हाँ सुधार करेंगे अगर कुछ में चाहिए तो। लेकिन ये खुश होना और सुधार करना, इसके बीच में भी एक स्टेप है। तो जैसे मैंने कहा कि कहानियां तो होंगी जो आपने सुनी होंगी, लेकिन आज समझने का प्रयास करेंगे, है ना। अभी हम सब कौन है? मनुष्य, है ना। हमारी शुरुआत कैसे हुई थी? एकदम शुरुआत की बात नहीं, पहले हम क्या थे? हाँ बिल्कुल सही, क्या थे? बंदर, है ना। लेकिन आज भी बंदर है। हम सब इस समय मनुष्य योनि में है, मनुष्य रूप में है, लेकिन आज भी बंदर है ना। हम देखते हैं चिड़ियाघर में देखते हैं, या फिर अभी अयोध्या जाते हैं तो वहां भी बंदर हमें दिखते हैं। लेकिन मतलब बंदर का अस्तित्व है अभी तक। ठीक। तो अभी जो बंदर का एक ग्रुप
मिलकर सोच रहे थे कि हमारे शरीर का बनावट, आकार, रूपरेखा लगभग लगभग इंसानों के जैसा है ना? जैसे वो वैसे ही हम, ऑलमोस्ट सेम। कुछ चीजें अलग थलग है लेकिन ऑलमोस्ट हम सेम है। लेकिन हम जंगल में रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं, भोजन के लिए हमें इतनी कठिनाई करनी पड़ती है। और ये जो इंसान है, इनका जीवन कितना सरल है उनके हिसाब से। घरों में रहते हैं, ठंडी हो गर्मी हो उनके पास आसरा है, भोजन है, व्यवस्था है ना? जो भी चाहिए वो तुरंत कर पाते हैं। इतना डेवलप कैसे? अब ये प्रश्न है, और ये प्रश्न किसको आया? बंदरों को, है ना? जैसे आज पहली बार आप लोग को प्रश्न आया कि हमें स्वयं से पूछना चाहिए कि हम कैसे हैं, है ना? तो वैसे ही ये बंदरों को प्रश्न आया कि हम लगभग इंसान के जैसे हैं, लेकिन फिर भी भिन्नता क्यों है? भिन्नता मतलब अलग हम क्यों हैं, है ना? वो इतने ऐशो आराम से रहते हैं, हम क्यों नहीं? हमें जंगलों में रहना पड़ता है, बारिश हो धूप हो सब। अब ये प्रश्न आया, तो ये बंदरों के समूह में, ग्रुप में एक छोटा सा टीम था जो रिसर्च करता था। जो सबसे बुद्धिमान बंदर माने जाते थे वो रिसर्च करते थे कि चलो हम ढूंढते हैं कि ऐसा क्या है कि बंदर से ज्यादा, मतलब इंसान सेम है तो इतना कि वो लोग सुखी है, संपन्न है, जो भी है, रिसर्च करें। तो बंदरों के ग्रुप ने स्टडी करना शुरू किया। छतों पे बैठ के 2-4 घर उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए। ऐसा ही लोग क्या करते हैं जिसके कारण घर है, सब कुछ है। खूब सोचा, स्टडी किया, महीना 2 महीना 3 महीना, और सब रिसर्च करके अपने ग्रुप को बुलाया, मुखिया को बुलाया और कहा कि हमने स्टडी किया, रिसर्च किया और इसका ये आंसर है। तो सब खुश हो गए, चलो अभी इसका आंसर अगर मिला तो हम भी वही करेंगे। तो बंदरों ने अपने रिसर्च से, अपनी समझ से ये पता किया कि इंसान इतना सुखी, संपन्न, ऐशो आराम या जो भी कहो, इसलिए है क्योंकि वो उपवास करते हैं। क्या करते हैं? फास्टिंग। अच्छा, इन्हें उपवास में इतनी शक्ति है। अपना विचार, बोले हाँ, हमने देखा कि हम तो हमेशा खाते रहते हैं, लेकिन ये भोजन के बीच में इनका एक अंतराल भी होता है, प्लस ये उपवास करते हैं, इसलिए ये इतने संपन्न हैं, सुखी हैं। ठीक है, बोले अच्छा तो फिर हम भी करेंगे, उसमें क्या? उपवास करने से अगर इतना कुछ मिलता है तो क्यों नहीं करे, है ना? उपवास करने से अगर इतना कुछ मिलता है तो क्यों नहीं करे? तो कहा ठीक है चलो उपवास करते। बोलते नहीं नहीं रुको, इसमें भी हमने स्टडी किया है, इसमें भी हमने रिसर्च किया है कि एकादशी का व्रत करने से ज्यादा फल मिलता है। उस दिन हम निर्जल उपवास रखेंगे, वो अच्छा रहेगा। तो सब जितने भी बंदर के टोली थे, ग्रुप थे, खूब खुश, चलो एकादशी के दिन हम क्या करेंगे? उपवास रखेंगे। और उसके बाद क्या हो जाएंगे? फिर हम इंसानों की तरह सब कुछ ऐशो आराम या जो भी हो। अभी उनका रिसर्च था, उनका फाइंडिंग था। इंतजार हुआ एकादशी का। अब दूसरे दिन एकादशी है। एक दिन सारे बंदरों को बुलाया गया, उनके मुखिया बैठे और मुखिया ने कहा कि कल हमें उपवास रखना है। उठते ही उपवास शुरू होगा और दूसरे दिन उपवास समाप्त होगा। इस बीच में कुछ भी खाना पीना नहीं है ना? हम बिल्कुल क्या करेंगे? स्ट्रिक्ट उपवास रखेंगे, कठोर उपवास रखेंगे। सबने हाँ कहा, तय हो गया, उपवास रखा जाएगा। सुबह सब पूरे जोश के साथ उठे, खुशी के साथ कि आज क्या करना है? हमें उपवास करना है। सब नीचे जमा हो गए। मुखिया ने कहा आरंभ, शुरू, आज से उपवास, आज पूरा दिन हम क्या रखेंगे? फास्ट रखेंगे। सब खुश, आज हमारा उपवास है। आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते,
तो एक बंदर ने कहा, आज हमारा उपवास है, कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन हम सब पेड़ पर चढ़ सकते हैं। पेड़ पर चढ़ने से उपवास टूटता है क्या? पेड़ पर चढ़ेंगे तो उपवास टूटेगा, है ना? तो पेड़ पे चढ़ सकते हैं। तो सब बंदर ने कहा हाँ पेड़ पे चढ़ सकते हैं। तो सभी बंदर तुरंत पेड़ पे चढ़ गए। उपवास छूटा? नहीं छूटा। थोड़ा समय और बीता, थोड़ा समय और बीता, थोड़ा समय और बीता। तो एक बंदर ने कहा, आज हमारा उपवास है, कल छूटेगा। हम पेड़ पे चढ़े हैं, फल को देख सकते हैं। फल को देखने से उपवास छूटता है? नहीं छूटता है ना। तो फल को देखने में क्या है? तो सबने कहा हाँ हम फल को देख सकते हैं। तो सभी बंदर फल को देखने लगे। देखने में क्या है? थोड़ा समय और बीता, थोड़ा समय और बीता। फिर एक बंदर ने कहा, आज हमारा उपवास है, कल उपवास छोड़ेंगे, लेकिन फल को तोड़ने से उपवास छूट सकता है क्या? तो फल तोड़ सकते हैं ना। तो तोड़ा, सभी ने 4, 5, 6 जितने मिले सब तोड़ के अपने पास रख लिए। इससे उपवास छूटा? नहीं छूटा। बरोबर वैसे ही बंदरों का भी इससे उपवास थोड़ी ना छूटता है। थोड़ा समय और बीता तो एक बंदर जो थोड़ा बुद्धिमान था सभी से, जो रिसर्च इसने किया था, उसने कहा कि आज उपवास है, उपवास हम कल छोड़ेंगे, फल तोड़ लिया है, कल जब सुबह उपवास हम छोड़ेंगे और पहला ही फल अगर खट्टा हुआ तो क्या करेंगे? है ना, उपवास छोड़ रहे हो, एक दिन उपवास आपने रखा है, दूसरे दिन उपवास छोड़ना है, फल खट्टा निकला तो कैसा? है ना। तो हम फल खाएंगे नहीं, चखेंगे। क्या करेंगे? चखेंगे। तो जो मीठा है उसे एक साइड में, जो खट्टा है दूसरे साइड। समझ में आ रहा है? तो सबने कहा ये तो समझदारी वाली बात हो गई। सभी ने क्या किया? फल को चखना शुरू किया, खट्टे अलग मीठे अलग। फिर जो सबसे बूढ़ा बंदर था उसने कहा कि उपवास कल है, फल चख लिया है, अब जब जो फल चख लिया है वो खराब हो जाएंगे, कल तक नहीं रहेंगे। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि आज फल खा लेते हैं, उपवास कल रखते हैं। तो सभी ने तालियां बजाई जोर जोर से कि अरे वाह ये तो एकदम सही है ना। हम क्या करते हैं, जो मीठे फल हैं जो चख लिए हैं उसको आज खा लेते हैं, उपवास हम कल रखेंगे। और उन बंदरों का कल आज तक नहीं आया। तो उन बंदरों का कल आज तक नहीं आया और रोज यही कर रहे हैं। क्या समझ में आया हमें? बंदरों का उपवास कब छूटा? जब वो पेड़ पे चढ़े, वहीं पे उनका उपवास छूट चुका था, है ना। बताते हैं। एक होता है दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय क्या होता है? ये करना है तो करना है, बरोबर है। तो जो पेड़ पे चढ़ने का वो पहला कदम था, किसके लिए? फल तोड़ के खाने का। समझ में आ रहा है? इसमें जो सीख है उसे समझे। बंदरों ने क्या कहा? हम आज खा लेते हैं, कल उपवास करेंगे। तो ये तो सत्य है कि कल कभी नहीं आता, लेकिन यहां पे सीख ये है कि बंदर वो स्वीकार कर ही नहीं पा रहे थे कि हम उपवास नहीं रख सकते हैं। समझ में आया अभी? ये एक्सेप्टेंस हो ही नहीं रहा था कि हमसे उपवास नहीं हो रहा है, हमसे ये कार्य नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसकी स्वीकृति नहीं होना, उसका एक्सेप्टेंस नहीं होना
कि भाई ये काम मुझसे नहीं हो रहा है, इसको न स्वीकारते हुए ये कहना कि मैं कल करूंगा, लेकिन इस सत्य को नहीं मान रहे कि ये मुझसे नहीं हो रहा है। समझ में आया क्या? मैं दोहराता हूं, बंदरों का यह मानना है कि हम उपवास रख सकते हैं, लेकिन रख रहे हैं क्या? नहीं। तो वो ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि मैं उपवास नहीं कर पा रहा हूं या नहीं कर सकता हूं। समझ में आ रहा है आप सभी को? आप डॉक्टर के पास गए हो और डॉक्टर आपसे पूछ रहा है कि क्या हुआ, और आप डॉक्टर को क्या कह रहे हो पता है? मैं ठीक हूं। आप डॉक्टर के पास आए हो मतलब कुछ तो समस्या है, कुछ तो विकार है, लेकिन आप उत्तर क्या दे रहे हो? मैं ठीक हूं। जब आप डॉक्टर को खुलकर कहोगे कि भाई ये विकार है, पेट दुख रहा है, दांत दुख रहा है, सर दुख रहा है, बुखार है, तब डॉक्टर वैसा दवा देगा और वैसा ट्रीटमेंट होगा, है ना? तो ये क्या होगी? स्वीकृति, स्वीकारना कि भाई मुझे दर्द है, मुझे भूख है। समझ में आ रहा है सभी को? तो प्रश्न पूछते जब हैं तो उत्तर की स्वीकृति होनी चाहिए। बंदरों में स्वीकृति नहीं थी कि मैं उपवास नहीं कर पा रहा हूं। उनके हिसाब से वो कर सकते हैं, लेकिन कल। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही जब प्रश्न स्वयं से पूछोगे कि मैं कैसा हूं या मैं कैसी हूं, उसके बाद जो उत्तर आता है ना, उसकी स्वीकृति होनी चाहिए। उसमें गुड और बैड में मत जाना, अच्छे बुरे में मत जाना, मॉरल इमोरल में मत जाना। ऐसा है तो है, अब उसके आगे कैसे बढ़ना है वो अगला प्रश्न। लेकिन पहले स्वीकृति, मैं फास्ट नहीं कर पा रहा हूं। समझ में आ रहा है? तो अब आगे का प्रश्न, करना है या नहीं करना है? नहीं करना है तो ये मत बोलो कि मैं कल करूंगा, आज स्वीकार लो कि मैं नहीं कर पा रहा हूं और मैं जैसा जीवन जी रहा हूं ठीक है मेरे लिए, है ना? करना है तो कल पे मत टालो, आज से पहला कदम लो। 4 घंटे का फास्टिंग, 5 घंटे का फास्टिंग, मैं 4 घंटा कुछ नहीं खाऊंगा, अगले दिन 5 घंटा कुछ नहीं खाऊंगा। लेकिन ये कितना जरूरी है? तो ये फास्टिंग की बात है, तो फास्टिंग को हम छोड़ते हैं। वैसे ही जीवन में मैं प्रसन्न हूं क्या, मैं आनंदित हूं क्या, मैं जो भी कर रहा हूं उसके साथ मैं अच्छे से चल पा रहा हूं क्या? ये प्रश्न। चल पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, चलते रहिए। नहीं चल पा रहे तो स्वीकार कीजिए, कल पे मत टालिए। यस, मैं ये चीजों से पार नहीं पा रहा हूं, ये चीजों में मैं रुका हूं या रुकी हूं। समझ में आ रहा है आप सभी को? इसको मत टालिए। मेरे अंदर आलस्य है, ठीक है, स्वीकार करो, कोई बड़ा अपराध नहीं हुआ, स्वीकार करो आलस्य है। अब अगला प्रश्न कि क्या मुझे इस आलस्य से आगे जाना है क्या? क्या मैं जो काम को टालता हूं उससे आगे जाना है क्या, है ना? या शरीर में कुछ विकार है, विकार मतलब फिजिकली फिट नहीं है, शक्ति नहीं है ना, एनर्जी नहीं है, ये स्वीकृति। अब अगला प्रश्न क्या कि क्या मुझे इससे आगे जाना है क्या? तो पहला क्या होता है? स्वीकृति। और स्वीकृति से पहला क्या होना चाहिए? कॉन्टेम्पलेशन, चिंतन। जैसे बंदरों ने क्या किया? रिसर्च किया, उन्होंने अपने हिसाब से रिसर्च किया। वैसे ही आपको, हमें बैठना होगा कि मेरा जीवन कैसा है। पहला प्रश्न क्या था? हम कैसे हैं? हम क्या हैं वो कभी और समझेंगे धीरे धीरे, लेकिन आज का विषय है कि हम कैसे हैं, है ना? जब ये प्रश्न करोगे और इसे ही इसमें चिंतन होगा, कॉन्टेम्पलेशन होगा। और इसके लिए जो सही तरीका हो सकता है कि जब भी समय मिले 10 मिनट एक साधारण गति से वॉक कीजिए, चलिए। छोटी जगह है तो, है ना, ऐसे ऐसे वॉक कीजिए। और जब आप वॉक कर रहे हो, चल रहे हो, तो एक ही प्रश्न, वो चिंतन हो। चिंतन मतलब क्या? कॉन्टेम्पलेशन, सोचो। समझ में आ रहा है? सोचो, क्या सोचना है?
जीवन कैसा है, क्या कर रहे हैं। जब ये कॉन्टेम्पलेशन होगा ना तो बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी। आने दो, शुरुआत में आने दो, लेकिन ये जो आप वॉक कर रहे हो और वॉक करते समय आप ये जो चिंतन कर रहे हो, ये वॉकिंग से आपका शरीर, आपका मन और आपका हृदय एक लय में आ जाता है। शरीर, मन और हृदय एक लय में आ जाता है और धीरे धीरे हम सही दिशा में सोचना भी शुरू करते हैं। लेकिन 10 मिनट तो चिंतन करना जरूरी है, तब ये प्रश्न आएंगे, है ना। अब चिंतन किया, है ना, अब चिंतन से चिंता की ओर नहीं जाना है। समझ में आया, है ना, है ना। यानी थिंकिंग से ओवर थिंकिंग की ओर नहीं जाना है। समझ में आ रहा है सभी को? थिंकिंग से ओवर थिंकिंग। अब ये कब होता है और क्यों होता है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हाँ, थिंकिंग या फिर चिंतन क्या हो सकता है कि मुझे स्विमिंग सीखना है, ये चिंतन है, अच्छा बात है ना, स्विमिंग। अब स्विमिंग सीखना है, ये सोचा आपने। इसके आगे आप ये भी सोच सकते हो और कहाँ से सीखना है, कितने बजे हम जा सकते हैं, कितना फीस हो सकता है, वो फीस का अरेंजमेंट कैसे करें, कोच कौन सा अच्छा है, ये सब आप गूगल करके मित्रों से पूछ के कर सकते हो। यहां तक क्या है चिंतन, यहां तक क्या है कॉन्टेम्पलेशन, यहां तक क्या है थिंकिंग। अब ओवर थिंकिंग या चिंता कब बन जाता है, बताते हैं। जब आप सिर्फ चिंतन करते बैठते हो, जब आप सिर्फ थिंकिंग में रह जाते हो तो वो ओवर थिंकिंग बन जाता है। मतलब सोचा जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? जब आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो वो चिंतन चिंता बन जाता है, वो थिंकिंग ओवर थिंकिंग बन जाता है ना। तो हमने क्या क्या सोचा, स्विमिंग ज्वाइन करना है, कहाँ ज्वाइन करना है, कितने बजे ज्वाइन करना है, कितना फीस होगा, है ना, कैसे फीस अरेंज करेंगे, कौन सा इंस्टीट्यूट होगा, यहां तक सही चिंतन है। अब ये चिंतन चिंता कैसे बनता है ना। आप सब यहीं पे, हम सब है ना यहीं पे, यहीं पे हैं, कहीं और है? अब हमें स्विमिंग पूल पे जाना है। अगर स्विमिंग पूल पे नहीं गए तो ये चिंतन यानी थिंकिंग ओवर थिंकिंग हो जाता है, चिंतन चिंता हो जाता है। मतलब कैसा, अरे हमने अगर फीस भर दिया और इंस्टीट्यूट बंद हो गया तो, वो सर ने ठीक से नहीं सिखाया तो, समझ में आ रहा है? हमने पैसे भर दिए, हम नहीं जा पाए तो पैसा डूब जाएगा। हम गए, ज्यादा अंदर गए, हम ही डूब गए तो, समझ में आ रहा है? ये क्या है, ओवर थिंकिंग, चिंता। और ये कब होता है, जब आप यहीं बैठे हो, स्विमिंग पूल पे नहीं गए हो। समझ में आ रहा है? तो चिंतन को अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, विचारों को अगर हम लागू नहीं करेंगे तो वो सिर्फ ओवर थिंकिंग या चिंता में रहता है। इसलिए इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। तो ये जो वॉक करोगे ना 10 मिनट का, मेरा आग्रह है, रिक्वेस्ट है, रोज 10 मिनट कम से कम आने वाले 21 दिन आप प्रैक्टिस करके देखो। एक अपने लिए साधना ले लो कि मैं एक 10 मिनट का वॉक धीमी गति से, ना ही ज्यादा फास्ट ना ही ज्यादा स्लो, एक साधारण गति से, और सिर्फ वहां पे सोचो कि आपका जीवन क्या है, क्या कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो विचार आएंगे और ये वॉक से जब एक लय में आओगे ना तो सही विचार आएंगे। और विचार को पकड़ो, सही विचार को पकड़ो, है ना। करोगे जो कहा है? ध्यान से सुन रहे हैं आप सभी?
और ध्यान से सुनने के बाद क्या करना होता है? चिंता नहीं तो इम्प्लीमेंट करना होता है। समझ में आ रहा है सभी को? ऐसा ही ना एक गुरुकुल हुआ करता था पुराने समय में, और उस गुरुकुल में जैसे आज के समय पे सैनिक तैयार होते हैं ना, आर्मी, तो उस समय पे वैसे ही आर्मी योद्धा तैयार किए जाते हैं राज्य में, राज्य के प्रोटेक्शन के लिए। अलग अलग राज्य के प्रोटेक्शन के लिए वहां पे सैनिक तैयार किए जाते थे। तो जो गुरु जी थे ऐसी ही शिक्षा देते थे कि जो कहा है उसे इम्प्लीमेंट करो, कोई भी काम अधूरा मत छोड़ो। एक बोलते हैं ना, पूरा करो फिर आगे जाओ। जब तक वो चैप्टर कंप्लीट नहीं करोगे सेकंड चैप्टर पे मत जाओ, क्योंकि एक अधूरा चैप्टर रहेगा तो दूसरा चैप्टर भी नहीं समझेगा, दोनों जटिल हो जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। तो उनको ये शिक्षा दी जाती थी और बहुत ही इंटेंस ट्रेनिंग होती थी योद्धा बनाने की। तो एक योद्धा शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से तैयार होने चाहिए, है ना। यहाँ पे भी जो हम ट्रेनिंग ले रहे हैं दोनों हो रहा है ना, बौद्धिक सत्र भी हो रहा है, फिजिकल ट्रेनिंग भी हो रही है। समझ में आ रहा है? तो क्या सीखा हमने कि इंप्लीमेंट करो। क्या इंप्लीमेंट करो? जो सोचा है, जो कहा है, कोई भी काम अधूरा मत छोड़ो। तो उस गुरुकुल में भी ये शिक्षा दी जाती थी, और फिर योद्धा तैयार होता था जो मानसिक और शारीरिक तौर पे सक्षम, तैयार। तो ऐसे ही सत्र हुआ, शिक्षा दीक्षा हुई, योद्धा तैयार हुए। अब उनमें से किसी एक को चुनना था जो महाराजा के प्रोटेक्शन के लिए एज अ गार्ड जाएगा। तो एक बड़ा योद्धा ढूंढना था। तो 100 योद्धा निकले, 100 में से एक चुनना था, है ना। उन 100 में से भी एक मिला जो तैयार था कोई भी परिस्थिति हो उससे निपटने के लिए। गुरुजी बहुत खुश हुए, महाराजा को संदेश भिजवाने वाले थे कि भाई एक योद्धा मिल गया है जो आपके प्रोटेक्शन के लिए सक्षम है। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, महाराजा को भी संदेश भेज देंगे, इस बच्चे को ही आगे भेजते हैं। गुरुजी ने बहुत प्राउड फील किया कि तुम तैयार हो और अब तुम उस राज्य में महाराजा की रक्षा के लिए जाओगे। तो गुरुजी ने कहा 2 दिन आप आराम करो, इतने ट्रेनिंग से गए हो, इतने एग्जाम से गए हो, तो 2 दिन आराम करो, फिर अपनी जर्नी के लिए निकलना है, और जर्नी लंबी है, दूसरे राज्य में पहुंचना है। सुन रहे हैं ना हम सब? अभी कहाँ पे हम लोग? अब हम स्विमिंग पूल में नहीं है, कहाँ पे हैं? कहाँ पे? अभी हम उस गुरुकुल में हैं जहां पे वो योद्धा जा रहा है। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है योद्धा? हाँ, उत्तर क्या देना है सोच के दो। पहले हमें स्विमिंग पूल में होना था, अभी कहाँ पे हम? गुरुकुल में हैं। और क्या देख रहे हैं हम? योद्धा तैयार हो गया, अभी 2 दिन की विश्रांति में है, इसके बाद वो जाएगा महाराजा के पास। ठीक। तो योद्धा तैयार हुआ, 2 दिन का विश्रांति हो गया। गुरुजी ने कहा जो सिखाया है उससे भली भांति याद रखना, जर्नी लंबी है। भोजन दिया, सारे अस्त्र शस्त्र दिए, अकेले ही जाना है, वहां राज्य में जाके रिपोर्ट करना, ये लेटर महाराजा को दे देना, है ना। अभी योद्धा निकला, जंगल में जा रहे हैं क्योंकि दूसरा राज्य है। पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, बीच बीच में विश्रांति कर करके जाना है। काफी भीतर गया जंगल में। अब थोड़ा आगे गए तो देखता है एक शेर सामने खड़ा है। तो योद्धा डर गया। डरा होगा? क्यों नहीं डरा होगा? योद्धा नहीं डरा, खड़ा है शांति से। शेर नजदीक आया क्योंकि ये तैयार था, सक्षम था। इसने अपने हाथों से ही उस शेर को घायल कर दिया, हाथों से। इतनी शक्ति थी, इतनी ट्रेनिंग थी, इतना आत्मविश्वास था, घायल कर दिया। देखा शेर घायल है, ठीक है, काम हो गया, चलते हैं आगे। आगे गया
अगला दिन बीता, जर्नी काफी लंबी है, दूसरे देश पहुंचना है, कम से कम महीना लगता है। दूसरा दिन बीता, देखता है तो जिस शेर को घायल किया था वो आके खड़ा है फिर से, और साथ ही साथ उसके जैसा एक और शेर आके खड़ा है, दो शेर। अब डरेगा वो नहीं डरा, योद्धा है वो, सच में उतना तैयार था। अब इसने वापस उन दोनों शेरों को हाथ से ही घायल किया, जख्मी किया। दोनों शेर जख्मी पड़े हुए हैं। काम हो गया, चलते हैं आगे। अगला दिन आया, देखता है जो दो घायल शेर थे फिर से खड़े हैं, और एक शेर, तीसरा। डरेगा नहीं डरा, इस बार शस्त्र का उपयोग करना पड़ा, और तीनों शेर से वो लड़ा और तीनों को घायल किया। तीनों शेर को घायल किया। पूरे विश्वास के साथ आगे वापस। अगला दिन फिर से जो तीन घायल शेर थे वो तंदुरुस्त खड़े हैं, साथ में एक और शेर, चौथा शेर, चारों तरफ से घेर के खड़े हैं और ये बीच में है। अब थोड़ा सा मुश्किल था, डरा नहीं, मुश्किल था। शस्त्र निकाले, चारों से लड़ा, लेकिन जब एक दो को मारा है तो तीसरा पीछे से वार कर रहा है, तो शेर ने इसे काफी 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 घायल किया, काफी घायल किया। लेकिन फिर भी ये लड़ा, दो को उसने मार दिया। मार दिया मतलब जान से मार दिया, और दो से लड़ रहा है, लेकिन बहुत थक गया, जख्मी हो गया ये हमारा योद्धा, बहुत कुछ करा। और जो गुरुजी थे वो भी दूरदृष्टि वाले थे। उन्होंने इस बच्चे को बिना बताए 4 बैकअप रखे थे कि ये जा रहा है, पीछे से देखते रहना सब सही है क्या। अब 2 को तो इसने मार दिए, तीसरे को ऑलमोस्ट खत्म ही कर, लेकिन चौथा भारी पड़ रहा था। तब इसे लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा, और जब दिखा कि ये हार रहा है तब ये चौथे 4 जो बैकअप थे ये गए और इसको बचाए और चारों शेर को खत्म किया। वापस इसे गुरुकुल लाया गया, है ना। उनका मेडिसिन हुआ, दवाई की गई। तो गुरुजी ने पूछा कि इतना मैंने सिखाया है, कहां पे चूक हुई, कहां पे चूक हुई, कहां से चूक हुई? पहले से चूक हुई। क्या पहली चूक हुई? घायल किया। क्या सिखाया था गुरुजी ने? कोई भी काम अधूरा मत छोड़ना। ये पहली शिक्षा थी, और ये हमारे लिए भी पहली शिक्षा है ना। फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड पास होने के बाद ही जाते हैं ना। आप अगर अधूरा छोड़ोगे तो वो बढ़ के आएगा। आपको लगेगा ये छोटा है, ठीक है, आगे चलते हैं, तो वो जो छोटा है वो तो आएगा ही आएगा, प्लस आगे का और एक चैलेंज आएगा। इसलिए कोई भी चैलेंज हो, परेशानी नहीं, हाँ, चैलेंज, कोई भी चैलेंज हो उसे पूरी तरह से सीख कर समाप्त करके ही आगे बढ़ो, नहीं तो बढ़कर आएगा। और जो कह रहा हूं वो किसके लिए है? इम्प्लीमेंट के लिए है। अगर आप इसे इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो चिंतन कहां जाएगा? थिंकिंग, ओवर थिंकिंग की ओर। समझ में आ रहा है ना। इसलिए प्रश्न पूछो, प्रश्न करो। किससे? अपने आप से। तो जो भी चैलेंज आ रहा है उसे फेस करो, पूरा करो और आगे बढ़ो। और रोज 10 मिनट जो वॉक करोगे उसमें आपका ये चिंतन आपको
हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, दिखेगा। ठीक। कौन सी दो बातें सीखी हमने? प्रश्न करो और चिंतन से इंप्लीमेंट की ओर जाओ। और जब प्रश्न करोगे, उत्तर मिलेगा, क्या करना है? एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करो। जो भी उत्तर मिला उसको स्वीकार करो। स्वीकार करने के बाद आपका अगला प्रश्न है कि क्या करना है? इसके आगे जाना है या ऐसे ही रहना है ना? आगे जाना है तो जो 10 मिनट का वॉक है उसमें आप चिंतन कर सकते हैं कि कैसे आगे जाना है ना? और उसमें जो सलूशन मिलेगा वो आपका इम्प्लीमेंटेशन की ओर जाना चाहिए, यानी स्विमिंग पूल में जाके एडमिशन लो। समझ में आ रहा है? यानी जो सोचा है वो करने जाओ, नहीं तो फिर वही ओवर थिंकिंग में बदलेगा, उसका कोई सलूशन नहीं है। समझ में आ रहा है आप सभी को? कोई प्रश्न? अगर मैं ऑलरेडी ओवर थिंकिंग कर रही हूं तो क्या करूं? जी, थैंक यू, थैंक यू। इनका प्रश्न है कि अब ओवर थिंकिंग हो गया है ना? अब ये बात सत्य है कि जब ओवर थिंकिंग होता है मतलब वो रुक नहीं सकते हैं। जब चिंता चिंता ना एक खाई की तरह होती है जिसमें आप बोलते ना नीचे चले ही जाते हो, से नीचे ही जाते हो, रुकना मुश्किल हो जाता है, तो विचार थमते नहीं हैं। ये मैं मानता हूं, जो कह उनका प्रश्न बिल्कुल सटीक और सही है कि अब ओवर थिंकिंग में है तो करे क्या? तब सच में एक हाथ लगता है, एक सपोर्ट लगता है, एक हेल्प लगता है। जब हम गिर रहे हैं ना खाई में तो किसी ना किसी की सहायता लगती है। किसी ने सहायता यदि किया, आपके मित्र, आपके आराध्य, जिसको भी मानते हो, तब तो अच्छी बात है ना? लेकिन हम अगर प्रैक्टिकल स्टेप लें, प्रैक्टिकल सोचें कि अब ओवर थिंकिंग में हैं, तो फिर से वो प्रश्न कि क्या आप ओवर थिंकिंग में हो, है ना? आपको समझ में आ गया कि आपके विचार भाग रहे हैं, बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, है ना? तो उस समय में भी आपको जो हेल्प करेगा ये जो है वॉक, ये जो गति है ना चलने की, और ये जो आप कुछ कर रहे हो, शरीर आपका कुछ करने में लगा है, चलने में, है ना? ये जो गति, तो यहाँ पे ऊर्जा आपका जाता भी है और आता भी है। कौन सा ऊर्जा जाता है? जो अनवांटेड ऊर्जा है वो जाता है। ये जो मैं कह रहा हूं साइंटिफिक है कि आप जब कुछ करने को लेते हो ना, कुछ भी, यानी आप ऊर्जा दे रहे हो, तो जो सोच है ना वो उस ऊर्जा में जाता है, चलने में। समझ में आ रहा है? ये पहला। दूसरा, ओवर थिंकिंग को अगर रोकना है तो कुछ तो करो, कुछ तो एक्शन लो, कुछ घर का ही काम कर लो, है ना? आपका रील्स वगैरह देखने से अच्छा कुछ घर का ही काम कर लो। कोई तो एक ऐसा एक्शन ले लो जो प्रोडक्टिव हो। समझ में आ रहा है बेटा? क्या करना है अपने को? कुछ तो काम करो, कुछ तो करो। उस कुछ तो में पहला तो मैंने बताया वॉक ही है। ये वॉक में बहुत फायदा होगा। उस वॉक में भी आप सोचोगे, लेकिन वो गति धीरे 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 कम होगी। सेकंड, आप लिखने बैठ सकते हो। जो सोच रहे हो ना, जो भी थॉट आ रहा है, जो बहुत बढ़ रहा है, रुक नहीं रहा है, आप लिखने बैठ जाओ। अपने विचारों को लिखने बैठ जाओ, कम होगा। कुछ समय के लिए कम होगा। या तो कुछ घर का काम कर लो, या तो वॉक कर लो, या तो कुछ लिखो। समझ में आ रहा है? या कोई भी अगर ऑफिशियल वर्क है, प्रोफेशनल वर्क है, उसमें उतर जाओ, करो। तो जब आप अपने आप को किसी काम में लगाओगे तब जाके वो ओवर थिंकिंग थोड़ा कम होगा। यहां पे आपको स्वयं अपनी सहायता करनी पड़ेगी। उन्होंने प्रश्न पूछा कि ओवर थिंकिंग होता है तब क्या करें। बहुत से व्यक्तियों को ये पता ही नहीं चलता कि वो ओवर थिंकिंग में हैं, चिंता में हैं।
और पता भी चलता है तो उनको ऐसा लगता है कि अब यही सत्य है और ऐसे ही रहे। तो मन जो है ना, मन वो भी उसमें रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको अटेंशन मिलता है। कभी कभी क्या होता है ना, हमारा मन हमारे साथ खेलता है कि उस चिंता में ही रहना चाहता है। अरे मत छोड़ो, मैं बहुत चिंता में हूं, बहुत परेशान हूं, छोड़ दो। समझ में आ रहा है? और उसी सोच में रहता है। चिंता क्या है पता है? एक ही चीज पे सिर्फ सोचते रहना, लंबा सोचना और सिर्फ सोचते रहना, जैसे मैंने स्विमिंग पूल का एग्जांपल दिया। तो जब चिंता है, जब ओवर थिंकिंग है, कुछ तो करो। अब इस कुछ तो करो में वो तुम्हारा जो रील देखते हो, फेसबुक देखते हो, ये सब नहीं आता है। हाँ, वो सब नहीं आता है। कुछ ऐसा जो थोड़ा रहे, जिसमें वॉक हो गया, लिखना हो गया, घर का कुछ काम ही हो गया, घर अगर अस्त व्यस्त है तो उसको ठीक कर दो, कुछ ऑफिशियल वर्क हो गया। अब ये सोल्यूशन है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन है तो ये जो मैंने वॉक का कहा, और करते रहना, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहना जरूरी है ना? तो इम्प्लीमेंट करो। थैंक यू, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, थैंक यू। बाकी सब क्लियर? कोई प्रश्न नहीं? क्या बात है, सच में कोई प्रश्न नहीं? चलना है आगे फिर? पक्का? अभी तक जितनी भी बातें कहीं समझ में आई और नींद आई? किसको किसको नींद नहीं आई? किसे किसे नींद नहीं आई? देखो, नींद अगर आती है तो अच्छी बात है, मतलब मैं सच में कुछ तो बहुत मीठा बोल रहा हूं, है ना? ये सच में समझ में आया है? क्योंकि मैं भी कभी विद्यार्थी था, तो मैं तो हमेशा ये एक्सपेक्ट कर रहा कोई आसानी से समझाए कोई चीजों को, कोई तो मिले जो समझाए, बताए जीवन के बारे में। और मैंने अभी जितनी भी बातें कही वो किसके लिए थी? आपके साथ जो बैठे हैं उनके लिए, आपके आपके बगल में जो बैठे हैं आपके लिए है। पक्का ना? तो क्या है आप जीवन से? और ये उत्तर कौन दे रहा है? अरे वाह, क्या बात है, ये उत्तर हम दे रहे हैं, है ना? तो जीवन फ्लो होना चाहिए, मतलब चलते रहना चाहिए। अगर रुक गए तो फिर क्या? गति रुक गई तो रुक गए, है ना? 31 दिसंबर को ये डिक्लेयर हुआ है कि आज मुझे बताया गया है कि 31 दिसंबर को स्पर्धा है रनिंग, है ना? जो सबसे तेज दौड़ेगा, जो सबसे पहले पहुंचेगा, वो विजेता है। ये आज बताया, और मैं भी एक पार्टिसिपेंट हूं उसमें। ठीक है, अब दौड़ना कब है मुझे? और आज क्या है? 25 मई। बहुत दिन है ना? काफी दिन है मेरे पास, कम से कम 6-8 महीने है मेरे पास, 6-7 महीने। भागना कब है? तो मैं आज से बहुत खाऊंगा, पीऊंगा, मेरा बहुत सारे काम है वो करूंगा, आराम से रहूंगा, ऊर्जा बचा के रखूंगा। और ये पूरी ऊर्जा जो 6-8 महीने की है, दिसंबर को जिस दिन स्पर्धा है, पूरी ऊर्जा मेरी वहां पे यूज होगी। मैं मेरा अभी की ऊर्जा व्यय करूं, क्यों अभी मेरी ऊर्जा खराब करूं भागने में? क्या मैं जीतूंगा? क्यों नहीं जीतूंगा? प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, तो 30 तारीख को मैं प्रैक्टिस करता हूं, 30 दिसंबर को मैं प्रैक्टिस करूंगा, 29 दिसंबर को प्रैक्टिस करूंगा, 28 दिसंबर को प्रैक्टिस करूंगा। अरे क्यों नहीं? अरे सेशन मैं ले रहा हूं कि आप ले रहे हो? आप लोग मुझे सिखा रहे हो कि मैं आपको सिखा रहा हूं? हाँ,
मैं नहीं सिखा रहा, मुझे, मैं सच में नहीं सिखाता। आप लोग मुझे बोल रहे हो कि नहीं, आप लोग मुझे गलत साबित कर रहे हो। क्यों? ज्ञान सबके पास पता सबको है ना? ज्ञान सबके पास पता सबको लेकिन हर कोई कल उपास रखना चाहता है ना? हर कोई उपास कब रखना चाहता है? कल। अब पता सबको है कि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं जीतेंगे, बरोबर है। लेकिन कोई ये प्रश्न स्वयं से नहीं करता कि क्या मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, क्या मुझे क्या करना है, मुझे करना क्या है, ये प्रश्न क्यों नहीं करते हो? और जब कुछ करना है, जिसमें हमने उदाहरण लिया कि अगर 31 दिसंबर को भागना है, ये पता है कि प्रैक्टिस आज से करनी पड़ेगी, कल से नहीं, आज से करनी पड़ेगी, भले 5 ही मिनट का क्यों ना हो। 100 मीटर की दौड़ में 5 मिनट भी नहीं लगते हैं, तो मुझे आज से ही 5 मिनट भागना पड़ेगा, है ना? ये पता है। रुकते कहां पे हैं फिर, है ना? रुकते कहां पर है? तो हेल्प अगर चाहिए तो मिलेगा, लेकिन हेल्प अगर आपको कोई कर सकता है तो आप स्वयं कर सकते हैं, और इसके लिए स्वयं के साथ समय बिताना होगा। मैंने जो कहा अच्छा लगा, मैं जानता हूं, तालियां भी शायद आप लोग बजाओगे। है ना? चिंतन को चिंता की ओर मत जाने दो, और ऑलरेडी आप चिंता में हो तो तब तो जरूर वॉक करो, लिखो, इंप्लीमेंट करो, निकलोगे और जरूर निकलोगे। तब आप स्वयं के लिए प्रेरणा बनोगे, और जो स्वयं के लिए प्रेरणा बनता है वो औरों के लिए प्रेरणा बनता है ना? हम जो उदाहरण लेते हैं, जो आप पढ़ रहे हो, इन्होंने स्वयं के लिए प्रेरणा लिया, इन्होंने किया, तब हम उनका नाम लेते हैं। तो आपको भी करना पड़ेगा, है ना? बुक उठाओ, पेन उठाओ, लिखो क्या करना है। और पेड़ पे चढ़ने से पहले, बंदर क्या किए, पेड़ पे चढ़े, वहीं पे उपास खत्म। तो पेड़ पे चढ़ने से पहले प्रश्न पूछ लो कि मेरा पेड़ पे चढ़ने का कारण क्या है ना? पेड़ पे चढ़ने से पहले प्रश्न पूछ लो कि मेरा पेड़ पे चढ़ने का कारण क्या है। जब मुझे फल तोड़ना ही नहीं है, खाना ही नहीं है, तो मैं देखूं क्यों और चढ़ू ही क्यों? समझ में आ रहा है? तो स्वीकृति होना जरूरी है। मैं रिपीट कर रहा हूं, स्वीकृति होना जरूरी है, तब जाके इलाज होगा, है ना? समझ में आ रहा है? तो अपने आप से मित्रता करो, समय बिताओ, और ये जो 10 मिनट का वॉक है आपको हेल्प करेगा। तो अब कहां हैं हम? अब हम शांति क्षेत्र प्रेमगिरी आश्रम में हैं, है ना? पहले हम बंदरों के साथ जंगल में गए, फिर स्विमिंग पूल में गए, फिर वो गुरुकुल में गए। 3 जगह जाके आए ना, यहाँ बैठे बैठे मजा आया, बिना टिकट के, बिना पैसे के, है ना? 3 जगह जाके आए। अब हम शांति क्षेत्र प्रेमगिरी आश्रम में हैं, और मैं आग्रह करूंगा आपके शिक्षक से कि आपको वो 10 मिनट के वॉक का समय दे, आज या कल, जहां पे आप चिंतन करो, सोचो सच में, है ना? और इम्प्लीमेंट की तरफ बढ़ो। और हमेशा याद रखना, बहुत बड़ा, बहुत कुछ करने मत जाओ, छोटा आज और अभी करो। बहुत बड़ा करने में वो रह ही जाएगा बड़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बड़ा नहीं कर सकते हो, लेकिन बड़ा करने के लिए छोटा स्टेप आज और अभी लेना जरूरी है।
इसलिए रोज का कुछ प्लान करो, एक बड़े विजन के लिए रोज का छोटा छोटा प्लानिंग बनाओ। समझ में आ रहा है? तो वॉक करेंगे हम लोग 10 मिनट, कुछ नहीं, सिर्फ चलना है धीमी गति से, अपने साथ टाइम स्पेंड करो, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मुझे समय दिया, है ना। मैत्री बोध परिवार से जुड़ने के लिए आज ही संपर्क करें हमारे हेल्पलाइन नंबर 8929707222 पर। हमारी वेबसाइट है www.maitribodh.org और ईमेल info@maitribodh.org।